हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जीके ट्रिक के डेली करंट अफेयर की सीरीज में स्वागत है। मेरा नाम है पंकज वैष्णव और आज के सेशन में हम 24 फरवरी के सभी करंट अफेयर को यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक एक फैक्ट, एक एक क्वेश्चन को आराम से देखिए, एंड तक पूरे सेशन में बने रहिए। पीडीएफ क्रेजी जीके ट्रिक के एप्लीकेशन से ले लीजिएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में भारत के पीएम नरेंद्र मोदी को किस देश के द्वारा उसके नेशनल डे समारोह में चीफ गेस्ट के रूप में आमंत्रित किया गया है? आपको पता है, जैसे अभी हमने लास्ट मंथ एक डे मनाया था, रिपब्लिक डे 26 जनवरी को, तो 2025 में हमने चीफ गेस्ट के रूप में एक प्रेसिडेंट को बुलाया था। याद है कौन है? इंडोनेशियाई प्रेसिडेंट प्रबोवो सुबियांतो। उसी तरीके से मॉरिशस, इस देश ने अपने इंडिपेंडेंस डे पर, मतलब उसका जो नेशनल डे है, उस पर चीफ गेस्ट के रूप में आमंत्रित किया है भारत के पीएम को, नरेंद्र मोदी। 12 मार्च को यह है भारत के पीएम नरेंद्र मोदी, 12 मार्च को मॉरिशस अपना इंडिपेंडेंस डे मनाता है। 1968 तक ये औपनिवेश था किसका? ब्रिटेन का, मतलब ब्रिटेन का शासन था मॉरिशस पर, और 12 मार्च 1968 में मॉरिशस आजाद हुआ था ब्रिटेन से। और आजादी क्योंकि 12 मार्च को मिली है, तो ये हो गया मॉरिशस का इंडिपेंडेंस डे। ओके, तो यहां पर इंडिपेंडेंस डे मनाया जा रहा है 12 मार्च को, और यहां पर चीफ गेस्ट के रूप में बुलाया गया भारत के पीएम नरेंद्र मोदी को। वैसे ऐसा नहीं है कि पहली बार भारत के पीएम नरेंद्र मोदी मॉरिशस में चीफ गेस्ट के रूप में बुलाए गए हैं इंडिपेंडेंस डे पर। पहले भी 2015 में पीएम नरेंद्र मोदी को चीफ गेस्ट के रूप में बुलाया जा चुका है मॉरिशस के द्वारा। और आपको याद है 2023 में भारत की प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू चीफ गेस्ट रही थी मॉरिशस के इंडिपेंडेंस डे पर। तो उसके नेशनल डे पर प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू को 2023 में बुलाया गया था। भारत के पीएम नरेंद्र मोदी को दूसरी बार बुलाया गया है चीफ गेस्ट के रूप में, पहले 2015 और अब 2025। ओके, मॉरिशस की बात करें तो पोर्ट लुइस मॉरिशस की कैपिटल है। प्रेसिडेंट है यहां पर वर्तमान में धर्म गोकुल, और नवीन राम गुलाम यहां के पीएम के पद पर हैं, जो कि बहुत ही सुर्खियों में रहते हैं। मॉरिशस की अधिकतर आबादी इंडियन मूल की है। यहाँ की 67% जो पॉपुलेशन है वो इंडो मॉरिशस पॉपुलेशन है, और 5.1% पॉपुलेशन यहाँ पर भोजपुरी बोलती है। ओके, तो बहुत सारे इंडियंस यहाँ पर बसे हुए हैं, इसलिए आप यहाँ के पीएम प्रेसिडेंट के नाम देखेंगे तो वो कहीं ना कहीं इंडो मॉरिशस व्यक्ति ही हैं। 67% पॉपुलेशन इन्हीं की है। इनका जो इंडिपेंडेंस डे है वो सेलिब्रेट किया जाता है 12 मार्च को। तो 12 मार्च को भारत के पीएम नरेंद्र मोदी को बुलाया गया है चीफ गेस्ट के रूप में। भारत में लोकपाल की स्थापना कब की गई थी? तो लोकपाल भारत में एंटी करप्शन एक वैधानिक निकाय है, पार्लियामेंट के एक्ट के द्वारा इसे फॉर्म किया गया है। लोकपाल एक पद है, एक ऑर्गेनाइजेशन है। जैसे लोकपाल सेंट्रल में होता है और राज्यों में होता है लोकायुक्त, है ना। अन्ना हजारे याद है, जिससे आम आदमी पार्टी बाद में निकल के आई थी। तो अन्ना हजारे की जो डिमांड थी ना, वो लोकपाल की डिमांड थी, जिसके लिए वो प्रोटेस्ट पर थे, आंदोलन पर थे। तो उसी के बाद 2013 में लोकायुक्त, लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम लाया गया था 2013 में, और इसे लागू किया गया था 2014 में, और इसी के आधार पर लोकपाल और लोकायुक्त की स्थापना की गई। लेकिन ऑफिशियली इसने काम करना शुरू किया था 19 मार्च 2019 में। यह एक्ट लाया जा चुका था 2013 में, और 2014 में लागू किया जा चुका है। लेकिन जो संस्थाएं हैं उन्होंने काम करना शुरू किया 19 मार्च 2019 में। तो लोकपाल की स्थापना मानी जा सकती है 19 मार्च 2019। ठीक है। अच्छा, अभी सुर्खियों में क्यों है? तो क्या हुआ कि जो लोकपाल हैं वर्तमान में, देखिए ये जो संस्था है ना, इसमें एक लोकपाल होते हैं और 8 मैक्सिमम मेंबर हो सकते हैं। ठीक है, लोकपाल नाम की जो एक वैधानिक निकाय है उसमें। अब इसमें जो चेयरमैन होते हैं, है ना, लोकपाल के चेयरमैन, उनको लोकपाल ही कहा जाता है। वो हैं वर्तमान में जस्टिस AM खानविलकर, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज। तो इन्होंने क्या किया कि हाई कोर्ट के जजेस को लोकपाल के दायरे में शामिल कर लिया। लोकपाल का काम क्या होता है ये समझिए,
किसी भी व्यक्ति पर, किसी भी अधिकारी पर, चाहे वो कोई भी हो, इवन प्रधानमंत्री तक, कुछ मामलों में लोकपाल जांच कर सकता है करप्शन की, है ना। अगर कोई करप्शन आता है सामने तो लोकपाल उसकी जांच कर सकता है, चाहे वो कितना भी बड़ा अधिकारी क्यों ना हो, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, कोई भी हो, तो लोकपाल उसकी जांच कर सकता है। तो लोकपाल ने क्या किया, जो कि अभी चेयरमैन हैं जस्टिस A.M. खानविलकर, इन्होंने जनवरी 2025 में एक आदेश जारी किया और हाईकोर्ट के जजेस को लोकपाल एक्ट 2013 के तहत जांच के दायरे में लाने की बात कही। यह एक्ट लाया गया था ना 2013, अभी मैंने आपको बताया, जो कि 2014 में लागू किया गया देश में। उसी के तहत लोकपाल ने क्या किया कि हाईकोर्ट के जजेस को भी लोकपाल के दायरे में लाने की बात कही है। तो इस केस में लोकपाल का कहना है कि हाईकोर्ट जो है कोई एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, कोई कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा स्थापित नहीं किया गया। ये किसका कहना है, लोकपाल का। इन्होंने कहा कि भारत में जो हाईकोर्ट स्थापित किए गए वो इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के माध्यम से स्थापित किए गए। तो ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, इसीलिए ये लोकपाल के दायरे के अंदर आते हैं, जांच के दायरे के अंदर आते हैं जो हाईकोर्ट के जजेस हैं वो। ये कहना है लोकपाल का। तो सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की बेंच ने स्वतः संज्ञान लिया इस मामले पर और रोक लगा दी, ये बोल के कि भैया हाईकोर्ट के जजेस की नियुक्ति का प्रावधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को मिलता है और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग हाईकोर्ट के जजेस का पद है, इसीलिए लोकपाल इस पर जांच नहीं कर सकता। अभी के लिए स्टे लगा दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। अब जब भी सुनवाई होगी और जो भी वर्डिक्ट आएगा उसके बारे में आपको बाद में बताऊंगा। तो ये एक मामला था जो कि लोकपाल के केस में देखने को मिला। हाईकोर्ट जजेस को ये जांच के दायरे में ला रहे थे, करप्शन की जांच के दायरे में, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने अभी स्टे लगाया है। तो लोकपाल के बारे में आपको पता चल गया, मामला क्या है ये भी आपको पता चल गया। एक एंटी करप्शन स्टैट्यूटरी बॉडी है, वैधानिक निकाय है, संसद के द्वारा अधिनियम के माध्यम से इस संस्था को बनाया गया है। यह जो अधिनियम है लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट लाया गया था 2013 में अन्ना जी के आंदोलन के बाद, और इसे देश में लागू किया गया 16 जनवरी 2014 को, है ना। काम करना इसने शुरू किया 19 मार्च 2019 में। समझ में आ गया लोकपाल का काम क्या है। एंटी करप्शन एक वैधानिक निकाय है, तो करप्शन की ये किसी भी अधिकारी की जांच कर सकती है, इतना पावर है पीएम तक। समझ रहे हो आप, कुछ मामले को छोड़कर, जैसे सैन्य मामले हो जाए, न्यूक्लियर एनर्जी के मामले हो जाए, तो कुछ मामलों को छोड़कर पीएम तक की भी जांच की जा सकती है लोकपाल के द्वारा। तो बहुत ही पावरफुल निकाय से बनाया गया है लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013 के माध्यम से। इसमें केंद्र स्तर पर जांच के लिए लोकपाल नाम की संस्था है और राज्य स्तर पर होता है लोकायुक्त। एक चेयरपर्सन होता है और मैक्सिमम इस संस्था के 8 मेंबर हो सकते हैं। कार्यकाल 5 साल या 70 साल, जो भी पहले हो उस आयु तक कार्यकाल होता है अध्यक्ष का और सदस्य का। नियुक्ति कौन करता है, लोकायुक्त की जो नियुक्ति है, लोकपाल या लोकायुक्त, अगर हम लोकपाल की बात करते हैं पहले, तो प्रेसिडेंट द्वारा एक सिलेक्शन कमेटी की सिफारिश पर, रिकमेंडेशन पर लोकपाल की नियुक्ति भारत के प्रेसिडेंट करते हैं। उसी तरीके से राज्य में लोकायुक्त की नियुक्ति की जाती है राज्यपाल के द्वारा। कौन करते हैं, राज्यपाल। राज्य में और केंद्र में लोकपाल की नियुक्ति प्रेसिडेंट। करंट लोकपाल की बात करें तो A.M. खानविलकर, जिनकी अभी हमने बात की, 27 फरवरी 2024 से ये अपने पद पर है। और फर्स्ट लोकपाल की बात करें, जो चेयरमैन थे वो है पिनाकी चंद्र घोष। ओके, तो पूरा मामला आपको यहां पर क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ने से पहले आप सभी को आज का ऑफर ऑफ द डे बता देता हूं। इंडियन इकोनॉमी की आप ई बुक यहां पर ज्वाइन कर सकते हैं, अवेल कर सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही ये आपको अवेलेबल है। देखिए, इकोनॉमी से मैं मानता हूं कि बहुत कम क्वेश्चन आते हैं स्टेट की एग्जाम्स में, सेंट्रल में एसएससी तो बहुत ही पूछता है, लेकिन एक एक क्वेश्चन वहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो आपके लिए यहां पर 15 प्लस टॉपिक वाइज आपको ई बुक मिल जाएगी। आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग फ्लो चार्ट के माध्यम से पूरा इंडियन इकोनॉमी यहां पर समझने में मदद मिलेगी। तो आप इस ई बुक को ज्वाइन कर सकते हैं काफी नॉमिनल चार्जेस में, 49 रुपीज में। हिंदी और इंग्लिश दोनों की ही लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है, उस पर क्लिक करके आप इसे डायरेक्ट अवेल कर सकते हैं। कोई आपको सपोर्ट चाहिए, कोई हर्डल है, तो हेल्पलाइन नंबर पर आप कॉल कर लीजिए
डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा या फिर यहां से आप नोट कर लीजिए। आगे आइए, अली आई लिगांग त्योहार किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? अली आई लिगांग त्योहार अभी फरवरी में मनाया गया है। ये पूर्वोत्तर भारत की जनजाति के द्वारा, जिसका नाम है मिसिंग ट्राइब, मिसिंग जनजाति। पूर्वोत्तर में असम और अरुणाचल प्रदेश के एरियाज में मिसिंग जनजाति निवास करती है। यह जनजाति है ना, देवता के रूप में सूर्य और चंद्रमा की पूजा करती है। इसमें एक त्योहार मनाया जाता है, एक क्रॉप फेस्टिवल के रूप में, फसल उत्सव। बहुत सारे उत्सव हैं इंडिया में जो कि फसल की कटाई पर या बुआई पर मनाए जाते हैं, है ना। उनमें से एक अगर हम देखें तो उत्तर भारत में लोहड़ी भी फसल उत्सव के रूप में मनाया जाता है मकर संक्रांति पर, है ना। हरियाणा, पंजाब एरियाज में तो अलग अलग जगह पर अलग अलग फसल उत्सव चलते हैं। बिहू के नाम से असम में भी फसल उत्सव सेलिब्रेट किया जाता है। बुआई के समय, कटाई के समय, है ना, अलग अलग बिहू मनाए जाते हैं। उसी तरीके से अली आई लिगांग त्योहार भी असम की जनजाति मिसिंग जनजाति मनाती है। असम में पाई जाती है मिसिंग जनजाति। अब देखिए, ये जो ट्राइब है असम और अरुणाचल प्रदेश दोनों राज्यों में, लेकिन असम के जो मिसिंग ट्राइब के लोग हैं वो सबसे बड़े क्रॉप फेस्टिवल, एग्रीकल्चर फेस्टिवल के रूप में मनाते हैं अली आई लिगांग फेस्टिवल को। फाल्गुन महीने के पहले बुधवार को यह मनाया जाता है। हाल ही में यह मनाया गया था, है ना। जो फसल सीजन की शुरुआत है ना खेत में, उसके प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। कल्चरल डांस किए जाते हैं, कल्चरल छोटे छोटे सांस्कृतिक समारोह आयोजित किए जाते हैं मिसिंग जनजाति के द्वारा। अब देखिए, अर्थ निकालने जाते हैं ना अगर हम इस नाम का, जो त्योहार का नाम है, अली का अर्थ है जड़ें, फसल की जड़। आई का मतलब है बीज जो बोया जा रहा है, और लिगांग का मतलब होता है बुआई शुरू करना। तो फसल की, बीज की बुआई शुरू करना, इसे नाम दिया गया है अली आई लिगांग फेस्टिवल। असम और अरुणाचल प्रदेश की एक जनजाति है जो मनाती है। कौन सी जनजाति है ये? मिसिंग ट्राइब। 2011 की जनगणना में असम में इनकी आबादी ऑलमोस्ट 6,80,000 थी। सूर्य और चंद्रमा की पूजा करते हैं। असम के अदर फेस्टिवल देखते हैं। अली आई लिगांग फेस्टिवल के अलावा तो बिहू महोत्सव, यह भी फसल उत्सव है, अभी मैंने आपको बताया। मी दम मी फी उत्सव, यह अहोम समुदाय जो कि असम का है वो मनाता है। और माजुली उत्सव भी माजुली जिले में असम के वहां के जो मूल निवासी है वो मनाते हैं। तो ये अदर फेस्टिवल है असम के। नयनामृतम 2.0 योजना किस राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च की गई? तो नयनामृतम 2.0 इस स्कीम को लॉन्च करने का श्रेय दिया जाता है केरला गवर्नमेंट को। किसने लॉन्च किया? केरला सरकार ने। केरल में एक गवर्नमेंट प्रोग्राम है जो कि आंखों की जांच के लिए शुरू किया गया है। इसके तहत होगा क्या, असम में जो राज्य सरकार की जो मेडिकल बॉडी है जो इस फील्ड में काम करेगी, जिनको अपॉइंट किया गया है, वो घर घर जाकर क्रॉनिक आई डिसीज टेस्टिंग प्रोग्राम चलाएगी। जो लंबे समय से आंखों की जो बीमारियां लोगों में है उसकी जांच का, टेस्टिंग का प्रोग्राम है, और उनको सही जानकारी देना कि उनको क्या डिसीज है, आंखों में क्या प्रॉब्लम है और उसका सॉल्यूशन क्या है। इसके लिए केरल गवर्नमेंट ने शुरू किया है नयन अमृतम 2.0 प्रोग्राम को। ठीक है, आंसर ले लिया हमने, नयनामृतम या नयन अमृतम। ठीक है, तो नयनामृतम 2.0 प्रोग्राम किस राज्य का है? केरला गवर्नमेंट का है। वैसे केरल ने एक और प्रोग्राम चलाया था जिसके बारे में मैंने आपको कल शायद बताया था, एक है एन प्राउड इनिशिएटिव, ये भी केरल का ही है। केरल में अनयूज्ड ड्रग जो हैं, जो एक्सपायर हो चुके हैं, उनको सुरक्षित डिस्पोज करना, ये गवर्नमेंट प्रोग्राम है। इंडिया में इस फील्ड में चलाया गया अभी तक का पहला गवर्नमेंट प्रोग्राम है, एन प्राउड इनिशिएटिव के नाम से, केरला। और नयनामृतम ये भी केरल में। हाल ही में किस राज्य ने नया भूमि कानून पारित किया है जिसके तहत बाहरी लोगों को, जो कि स्टेट के बाहर के, उनको कृषि भूमि खरीदने पर प्रतिबंध लगाया गया है राज्य में?
तो पहले देखिए कॉन्स्टिट्यूशनली ये जो प्रावधान अगर किसी राज्य के लिए हमको देखने को मिला है ना, तो वो जम्मू कश्मीर राज्य। जम्मू कश्मीर में जो धारा 35A थी वो इस तरीके का प्रावधान करती थी और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट देती थी जम्मू कश्मीर को। इसके तहत क्या होता था कि जम्मू कश्मीर के बाहर का कोई व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति है, पर्सन है, वो जम्मू कश्मीर में जाकर जमीन नहीं खरीद सकता था, इंडिविजुअल भी और कोई ऑर्गेनाइजेशन भी। जम्मू कश्मीर में उनको जमीन खरीदने की परमिशन नहीं थी, भूमि, लैंड एरिया। ओके, उसको तो खत्म कर दिया गया है अभी पार्लियामेंट के द्वारा। अब उत्तराखंड राज्य ने अपने यहां पर एक कानून बनाया है, एक भूमि कानून पारित किया, जिसके तहत यह प्रावधान किया गया कि बाहर का कोई भी व्यक्ति जो कि उत्तराखंड का मूल निवासी नहीं है, वो उत्तराखंड में आकर एग्रीकल्चर लैंड नहीं खरीद पाएगा। जो उत्तराखंड राज्य, उसकी जो कल्चर है, जो हेरिटेज है, जो वहां की संस्कृति है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए और मूल निवासियों के संरक्षण के लिए, कृषि भूमि के संरक्षण के लिए राज्य सरकार ने ये कदम उठाया है कि बाहर का कोई भी व्यक्ति अब उत्तराखंड में एग्रीकल्चर लैंड नहीं खरीद पाएगा। बाहरी लोगों को केवल 250 स्क्वायर मीटर तक का ही रेसिडेंशियल जो एरिया है, लैंड है, वो खरीदने की परमिशन दी गई है। ये भी देखिए, एग्रीकल्चर लैंड नहीं खरीद सकते, रेसिडेंशियल लैंड खरीद सकते हैं रहने के लिए। कितना? 250 स्क्वायर मीटर तक, है ना। एक परिवार, यहां पर जो कानून पारित किया गया है, भूमि का कानून है, उसमें एक परिवार एक ही भूमि खरीद सकता है, यह नियम लागू किया गया है, अदर मेंबर नहीं खरीद पाएंगे। और भूमि खरीद की निगरानी के लिए एक मॉनिटरिंग पोर्टल भी उत्तराखंड सरकार ने लॉन्च करने की घोषणा की है। तो उत्तराखंड के बाहर का कोई भी व्यक्ति अब उत्तराखंड में एग्रीकल्चर लैंड नहीं ले पाएगा। यह कानून पारित किया उत्तराखंड राज्य ने। कैपिटल क्या है उत्तराखंड की? तो देखिए, वैसे तो देहरादून है, लेकिन एक समर कैपिटल के रूप में भरारी सैंड का यूज किया जाता है, ये समर कैपिटल है, और देहरादून विंटर कैपिटल है। लेकिन आप जब भी कैपिटल सर्च करेंगे तो आपको देहरादून देखने को मिलेगी, जो कि ऑफिशियल कैपिटल के रूप में देखी जाती है। गवर्नर है गुरमीत सिंह, चीफ मिनिस्टर हैं पुष्कर सिंह धामी वर्तमान में। यहां की विधानसभा में 70 सीटें देखने को मिलती है, राज्यसभा की सीटें हैं यहां पर 3 और लोकसभा की सीटें हैं यहां पर 5। उत्तराखंड राज्य। हाल ही में एफबीआई के नवे डायरेक्टर के रूप में किसे अपॉइंट किया गया? तो भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक है काश पटेल, जिनको हाल ही में एफबीआई का नाम सुना होगा, मूवीज में सुना होगा अधिकतर, है ना। फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, अमेरिका की खुफिया एजेंसी। जैसे हमारे यहां पर सीबीआई काम करती है, वहां पर काम करती है एफबीआई, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। घरेलू जांच की एक एजेंसी है जो कि अमेरिका के अंदर काम करती है। तो इसके हाल ही में नवे डायरेक्टर के रूप में अपॉइंट किया गया भारतीय मूल के काश पटेल को। इन्होंने, आपको ये है काश पटेल, इन्होंने भगवत गीता पर हाथ रख के शपथ ली है अपने पद की। नवे डायरेक्टर, इंडियन ओरिजिन के काश पटेल। गुजरात फैमिली से बिलोंग करते हैं, गुजरात के रहने वाले थे, कभी इनकी जो फैमिली है एंसेस्टर वो गुजरात के थे। रिपब्लिकन पार्टी के ये मेंबर भी हैं अमेरिका में। यहां पर एफबीआई एक इंटेलिजेंस या फिर सिक्योरिटी एजेंसी है। सीआईए भी वहां पर काम करती है, जैसे हमारे यहां पर रॉ काम करती है, अमेरिका में सीआईए काम करती है। और जो हमारे यहां सीबीआई काम करती है, वहां अमेरिका में एफबीआई काम करती है, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। स्थापना की गई थी एफबीआई की 1908 में और हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी। नवे डायरेक्टर कौन? काश पटेल। हाल ही में चर्चा में रहा देश का प्रकृति परीक्षण अभियान कब लॉन्च किया गया था? देश का प्रकृति परीक्षण अभियान, इसे लॉन्च किया गया था भारत के पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा 29 अक्टूबर 2024 में। भारत की जो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष है ना, वो इसकी नोडल मिनिस्ट्री है, उसके अंतर्गत शुरू किया गया था 2024 में 29 अक्टूबर को देश का प्रकृति परीक्षण अभियान। अभी सुर्खियों में क्यों है? तो अभी सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि इस कैंपेन के तहत
5 गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए गए हैं। अब आप सुनोगे ना गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड कौन से हैं भाई, तो थोड़ा सा आपको अलग सा लगेगा, अजीब सा लगेगा, पर वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बने हैं, बाद में बताऊंगा क्या है। ठीक है, पहले ये समझो कि देश का प्रकृति परीक्षण अभियान जो है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के द्वारा शुरू किया गया था। भारत के पीएम ने 29 अक्टूबर 2024 को, जो 9th नेशनल आयुर्वेद डे मनाया गया था, उस दिन इसे लॉन्च किया था। यह 20 फरवरी 2025 को अभी समाप्त हो गया। देखिए, इस अभियान का उद्देश्य हर व्यक्ति को आयुर्वेद के बारे में बताना। पहले इसको समझो कि कैंपेन क्या है। हर व्यक्ति को आयुर्वेद के बारे में बताना और खुद के नेचर के बारे में अवेयर करना कि भाई आयुर्वेद के अकॉर्डिंग उसका बॉडी टाइप कैसा है, उसकी बॉडी का नेचर कैसा है ना। और आयुर्वेद को अपनाने के लिए सभी लोगों को, अधिक से अधिक लोगों को शपथ दिलवाई गई है इसके तहत। तो जो ये रिकॉर्ड बने हैं ना गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, ये शपथ के ही बने हैं। पहले ये समझिए कि प्रकृति क्या होती है, जो बॉडी टाइप या प्रकृति होती है वो क्या होती है। एक तो होता है फिजिकल और एक होता है मेंटली। हम क्या सोचते हैं, एक तो फिजिक हमारी कैसी है ना, हमारा बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है, क्या गेन कर सकता है, क्या नहीं समाहित कर पाएगा, मेंटली हम कितने स्ट्रांग है या फिर हमको किस चीज की जरूरत है, इस चीजों को कहा जाता है एक बॉडी का नेचर। आयुर्वेद में देखिए 3 प्रमुख दोष माने जाते हैं बॉडी के। एक होता है वात, एक होता है पित्त और एक होता है कफ, है ना। नर्वस सिस्टम ये वात में आता है, डाइजेशन और मेटाबॉलिज्म, एनर्जी प्रोडक्शन इसे पित्त में गिना जाता है, और फिजिकल स्टेबिलिटी कैसी है, इम्यूनिटी कैसी है किसी भी बॉडी की, मेंटल पीस कैसा है, ये गिना जाता है कफ में। तो ये 3 दोष माने जाते हैं जिनको सुधारना होता है ना। तो इसके प्रति अवेयर करना, अपने बॉडी के नेचर के प्रति लोगों को अवेयर करना और उनको शपथ दिलवाना कि वो आयुर्वेद को अपनाएंगे, यही एक कैंपेन है देश का प्रकृति परीक्षण अभियान, है ना। अब इसमें जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बने, 5 गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बने हैं। एक हफ्ते में सबसे ज्यादा शपथ दिलवाई गई है कि वो अपने स्वास्थ्य के लिए काम करेंगे। 1 महीने में सबसे ज्यादा शपथ दिलवाने का रिकॉर्ड भी इसी कैंपेन के तहत बना है। जो हेल्थ कैंपेन है इसके लिए सबसे ज्यादा प्लेज या शपथ दिलवाने का रिकॉर्ड, सबसे बड़ा ऑनलाइन फोटो एल्बम अपलोड करने का रिकॉर्ड और सबसे बड़ा ऑनलाइन वीडियो एल्बम अपलोड करने का रिकॉर्ड, ये 5 रिकॉर्ड बने हैं इस कैंपेन के तहत। ओके, तो अक्टूबर 2024 में इसे लॉन्च किया गया था और अभी सुर्खियों में है क्योंकि ये खत्म भी हो चुका है और 5 गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड यहां पर बनाए गए हैं। आयुर्वेद के बारे में आपको जब पता होगा, जानकारी होगी, एक प्राचीन इंडियन चिकित्सा पद्धति है। ओरिजिन ही भारतीय उपमहाद्वीप को माना जाता है आयुर्वेद का। हमारे जो शास्त्र पुराण है हिंदू धर्म के, उसमें भी उल्लेख देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल चरक संहिता मेडिसिन के बारे में बताती है, सुश्रुत संहिता सर्जरी के बारे में बताती है, अष्टांग हृदयम आयुर्वेद के सिद्धांतों और उपचार के बारे में जानकारी देती है। तो यह आयुर्वेद हिंदू धर्म के जो पुराण है, शास्त्र, उनमें भी वर्णित है। आगे, स्कॉच अवार्ड 2024 किसे प्रदान किया गया? तो किसी भी गवर्नेंस को, इंस्टीट्यूशन को, व्यक्ति को, है ना, उत्कृष्ट काम के लिए स्कॉच अवार्ड दिया जाता है। 2024 में यह नागालैंड वन प्रबंधन परियोजना, नागालैंड फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट को दिया गया है स्कॉच अवार्ड 2024। नागालैंड फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट ये शुरू किया गया था नागालैंड में 2017 में और 2027 तक का 10 साल का इसका टाइम पीरियड है। किसकी बात हो रही है? नागालैंड फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट का। फॉरेस्ट के जो फॉरेस्ट इकोसिस्टम है उसको सुधारना, है ना, फॉरेस्ट का संरक्षण करना। पूर्वोत्तर भारत में जूमिंग एग्रीकल्चर चलता है, जूम की खेती जिसे कहा जाता है, तो उसके प्रति लोगों को अवेयर करना कि भाई वो कहीं ना कहीं जो फॉरेस्ट एरिया है ना उनको बर्बाद करने में मुख्य भूमिका निभा रहा है। जूमिंग खेती क्या होता है? जंगलों को काटकर वहां पर खेती की जाती, और जब जो एरिया है एग्रीकल्चर एरिया जो कि पहले फॉरेस्ट एरिया था, जब वो बंजर हो जाता ना तो उस पर हल नहीं चलाया जाता, दूसरी जगह शिफ्ट होते हैं, वहां के जंगलों को काटते हैं और फिर वहां खेती करते हैं। ये जूमिंग खेती से कहा जाता है।
पूर्वोत्तर भारत में बहुत ही फेमस है और बहुत की जाती है, जिससे पूर्वोत्तर भारत के जंगल वीरान होते जा रहे, खत्म होते जा रहे। भाई जंगल काटे, अब वहां की जो भूमि है बहुत उपजाऊ है, वहां पर खेती की, बीज बोए और फसल हो गई। 2-3 साल जुताई करते नहीं है, फसल लेते जाते हैं और फिर वो भूमि 3-4 साल में बंजर हो जाती है। तो वहां के लोग क्या करते हैं, शिफ्ट होते हैं दूसरी जगह, वहां का जंगल काटते हैं और फिर वहां पे खेती करते हैं। तो ऐसे पूर्वोत्तर भारत के जंगल खत्म होते जा रहे हैं। तो जूमिंग एग्रीकल्चर के क्या नुकसान है, इसके बारे में अवेयर करना है ना। शिफ्टिंग खेती भी कहा जाता है, जूम की कृषि को शिफ्टिंग खेती के नाम से भी जाना जाता है। तो इसके प्रति अवेयर करना और फॉरेस्ट इकोसिस्टम को सुधारना, फॉरेस्ट एरिया को बढ़ाना, ये उद्देश्य नागालैंड फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट का 10 साल के लिए है और जापान इंटरनेशनल कॉपरेशन एजेंसी सहयोग कर रही है नागालैंड को। अब इसे दिया गया है स्कॉच अवार्ड 2024 में। ठीक है, प्रोजेक्ट कवरेज हम यहां पर छोड़ देते हैं, स्कॉच अवार्ड की बात करते हैं। स्कॉच ग्रुप जो कि एक इंडिपेंडेंट थिंक टैंक है, इसके द्वारा यह अवार्ड हर साल किसी भी गवर्नमेंट, पब्लिक सर्विसेज और सोशल डेवलपमेंट के लिए जो अच्छा काम करता है उसको दिया जा सकता है। तो 2024 में स्कॉच अवार्ड किसको दिया गया, नागालैंड फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट को। ये जो प्रोजेक्ट है ना, इसके तहत अभी तक नागालैंड में ऑलमोस्ट 79,000 हेक्टेयर फॉरेस्ट लैंड पर कंजर्वेशन का काम किया जा चुका है। तो लगातार कार्यरत है और अच्छा काम कर रहा है, तो इसको दिया गया स्कॉच अवार्ड 2024। हाल ही में आयुष्मान भारत योजना कहां लागू होने वाली है। तो अभी तक देखिए आयुष्मान भारत योजना दिल्ली में लागू नहीं थी, आम आदमी पार्टी दिल्ली में थी। पहले तो आयुष्मान भारत योजना को समझो, है ना, एक हेल्थ स्कीम है आयुष्मान भारत योजना, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के नाम से भी इसे जाना जाता है। एक हेल्थ स्कीम है और भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने 23 सितंबर 2018 को झारखंड के रांची से इसे लॉन्च किया था। भारत के अधिकतर राज्यों में प्रति परिवार 5 लाख रुपए का हेल्थ बीमा कवर आयुष्मान भारत योजना के तहत दिया जाता है। 5 लाख रुपए तक का बीमा कवर हर फैमिली को। इसमें लाभार्थी 10 करोड़ गरीब परिवार है, लगभग 50 लाख लोग। मिनिस्ट्री स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय इसकी नोडल मिनिस्ट्री है। अभी 2025-26 का जो बजट आया था उसमें आयुष्मान योजना के लिए 9,406 करोड़ रुपए अलॉट किए गए थे। यह भी क्वेश्चन आ सकता है, नोट करना। अभी तक दिल्ली में आम आदमी पार्टी थी, तो आम आदमी पार्टी ने क्या किया था कि लागू नहीं किया था। उनका कहना था कि दिल्ली में हम और अच्छी हेल्थ स्कीम दे रहे हैं, तो हम इसको दिल्ली में लागू नहीं करेंगे। इसके खिलाफ बीजेपी हाईकोर्ट भी गई थी और हाईकोर्ट में केस चल ही रहा था, लेकिन उससे पहले अब आम आदमी पार्टी हट चुकी है दिल्ली में और बीजेपी आ चुकी है। तो अब आयुष्मान योजना को दिल्ली में भी लागू किया जा रहा है। हर परिवार को आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख रुपए तक का हेल्थ बीमा कवर, इंश्योरेंस कवर दिया जाता है। लास्ट क्वेश्चन, हाल ही में लैंसेट की रिपोर्ट के अनुसार 1990 से 2021 के बीच में भारत में सुसाइड परसेंटेज में कितनी कमी आई है। तो लैंसेट की रिपोर्ट के अनुसार, एक रिपोर्ट है एक ऑर्गेनाइजेशन की, एक हेल्थ पत्रिका है, वीकली हेल्थ पत्रिका है ये, इसकी एक रिपोर्ट आई है और इसमें भारत को लेकर कुछ हेल्थ के बारे में इन्होंने रिपोर्ट दी। इन्होंने बताया है कि 1990 से लेकर 2021 में भारत में जो सुसाइड के केसेस है ना, उसमें 30% की कमी आई है। कितनी परसेंट की? 30% की। लैंसेट की रिपोर्ट है। कहां से कहां तक का डेटा इन्होंने लिया है? 1990 से 2021। रिपोर्ट ग्लोबल बर्डन ऑफ डिसीज 2021 के डेटा पर आधारित करके इन्होंने निकाली है। इन्होंने बताया कि वर्ल्ड में हर 43 सेकेंड में एक व्यक्ति सुसाइड कर रहा है, पूरे वर्ल्ड में। भारत में अगर सुसाइड रेट की बात करें तो प्रति लाख जनसंख्या पर अगर हम सुसाइड रेट देखें तो ये 1990 में 18.9 पर लाख था सुसाइड का परसेंटेज। अब 2021 में ये 13 पर लाख हो गया है, मतलब हर 1 लाख में से 13 लोग इंडिया में आत्महत्या कर रहे हैं। ये डेटा है किसका? लैंसेट का।
इसके अलावा इन्होंने ये बताया कि महिलाओं में, विमेंस में 1990 में जो सुसाइड रेट था वो 16.8 पर लाख था, जो कि अब घटकर हो गया है 10.3 पर लाख। अब सुसाइड रेट घटने का मतलब है गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही है अपने लोगों के लिए, अपने अपने नागरिकों के लिए। ये इंडिकेटर है ना, वहां के लोग खुशहाली की ओर बढ़ रहे हैं तो ही तो सुसाइड कम हो रहे, है ना। जो मैन है उनमें अगर हम सुसाइड रेट की बात करें तो 1990 में 20.9 पर लाख सुसाइड हो रहे थे, जो अब घटकर 2021 में 15.7 पर लाख हो गए हैं। भारत में 2020 में शिक्षित महिलाओं में आत्महत्या की दर जो है वो अधिक दर्ज की गई है। अलग अलग कारण हो सकते हैं इसके। यहां पर लैंसेट की बात करें, वीकली मेडिकल जर्नल है, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, यूनाइटेड किंगडम का, यूके का, और 1823 में इसकी स्थापना की गई थी, जो कि अपनी रिपोर्ट जारी करता है हेल्थ पर समय समय पर। तो लैंसेट की रिपोर्ट है और भारत में इसमें आत्महत्या के बारे में 1990 से 2021 तक के डेटा के बारे में बताया है कि 30% सुसाइड रेट में इंडिया में कमी हुई है। ओके, तो यहां पर 24 फरवरी के सभी करंट अफेयर हमारे क्लियर हो जाते हैं। अब हम चलते हैं लास्ट डे करंट अफेयर के रिवीजन पर। भारत ने हाल ही में डिजिटल पायलट लाइसेंस जारी किए हैं और ऐसा करने वाला भारत वर्ल्ड में सेकेंड कंट्री बनी है। भारत सरकार ने मुख्य आर्थिक सलाहकार अनंत नागेश्वरन के कार्यकाल को, वी अनंत नागेश्वरन के कार्यकाल को कब तक के लिए बढ़ाया है? मार्च 2027। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का 22वां स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो यह मनाया गया कब? 19 फरवरी 2025। किस राज्य ने एन प्राउड इनिशिएटिव को लॉन्च किया? अभी हमने बात की थी, केरला। इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे कब मनाया जाता है? 21 फेब। भारत का पहला वर्टिकल बायफेशियल सोलर प्लांट कहां लॉन्च किया गया? तो इसे लॉन्च किया गया नई दिल्ली में। हाल ही में चर्चा में रहा माउंट डुकोनो ज्वालामुखी कहां पर है? तो यह है इंडोनेशिया, अभी इसमें विस्फोट हुआ था। टाइम मैगजीन की विमेन ऑफ द ईयर 2025 लिस्ट में स्थान पाने वाली एकमात्र भारतीय महिला कौन? पूर्णिमा देवी बर्मन, असम। हाल ही में खजुराहो नृत्य समारोह के कौन से एडिशन का आयोजन किया गया? 51वां। हाल ही में दिल्ली के गृह मंत्री कौन नियुक्त किए गए? तो ये बने हैं आशीष सूद और सीएम रेखा गुप्ता। ये हो गए हमारे लास्ट डे के करंट अफेयर। अब हम चलें क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर ले लेते हैं। लेजर मैट्रिक्स प्रिंटर की गति को किसमें मापा जाता है? तो लेजर मैट्रिक्स प्रिंटर की गति को पेजेस पर मिनट में मापा जाता है। घूमर नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? तो ये गणगौर अवसर पर या त्योहार पर किया जाता है राजस्थान के क्षेत्रों में। किस वंश के संस्थापक को हिंदू सूरज के नाम से पुकारा जाता है? तो ये गुप्ता डायनेस्टी के संस्थापक है श्रीगुप्त, जिन्हें हिंदू सूरज के नाम से पुकारा जाता है। तो ये तीनों के हमारे आंसर मिल गए। अब आज के लिए क्वेश्चन ऑफ द डे, भारत में किस विद्रोह को फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की नींव माना जाता है? सिंपल सा क्वेश्चन है। पालक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? और थर्ड, ब्रेन ड्रेन का संबंध किससे है? तो ये तीनों क्वेश्चन के आंसर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। सेशन कैसा लगा ये भी बताइए। पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कल फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।